तो अब मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन तुम्हारे ही सीनियर स्टूडेंट से करा रहा हूँ, तुम्हारे सुपर सीनियर है वो, और नाम है रस्ता होलकर। NIT 2021 में इसकी ऑल इंडिया सेकंड रैंक थी। और ये और NIT त्रिची से ये वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनी है सैप लैब, उसमें इसका प्लेसमेंट हुआ है। 30 लाख का पैकेज है इसका। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ये इसने 2021 की बैच की है, और ये इनके एग्ज़ाम जब हुआ था उस दौरान लॉकडाउन उनके समय लगा था। 2020 में लॉकडाउन लगा था, 20 में इसने एडमिशन लिया था अक्टूबर में, फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर वापस से लॉकडाउन हटा, ये लोग एकेडमी आए, फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के फिर 20 दिन पहले ये फिर एकेडमी आ गए थे। और इनके बैच में मतलब ये समझ लो कि ये कंसिस्टेंसी इनके होने के कारण ऐसा खतरनाक रिजल्ट आया जो इमेजिनेशन के भरे थे। 2021 में रिजल्ट में टॉप 10 में 9 अपने यहाँ से थे। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, ऑल इंडिया थर्ड रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आसे जैन की थी। सबसे बड़ी बात कि जैसे आसे की जैसे फर्स्ट रैंक जिसकी थी, रसिदा होलकर सेकंड है, अमन नामदेव थर्ड है, ये लोग अपने FT में भी यही रैंक रहता था। पता टॉप 10 में जो 9 बच्चे थे इनके टाइम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, सेवन्थ रैंक, एट्थ रैंक, 10th रैंक, 11th रैंक, 12th रैंक, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टॉप 10 में 9 थे, टॉप 20 में 18 थे, और 520 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इंडिया का हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन था उस समय। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये लोगों के समय फ्लक्चुएशन कितना आया। मतलब पहले पढ़े 3-4 महीने पढ़ा, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान फिर सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगा ताकि एकेडमी के इतने सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो। फिर आए, फिर कुछ दिन एकेडमी पढ़ाई करा, फिर लॉकडाउन लगा, फिर गए, फिर आए। सारा कुछ होने के बाद एग्ज़ाम भी डिले हो गई, उसके बाद भी कंसिस्टेंसी बनाए रखे। तो उसका मेन कारण ध्यान रखना है यहाँ पे, जो जिस लेवल का कंटेंट था उस कंटेंट का यूज़ करना था। कंटेंट तो है इंपॉर्टेंट, वो सारे बैच को एक जैसा कंटेंट मिल रहा है, लेकिन उसका उपयोग उस ढंग से कर पाए, इसलिए बेहतर कर पाए। तो वही है कि किस ये बताएगी किस टाइप की इसकी जीवन यात्रा रही, कब इसने ज्वाइन करा था, कैसे इसने पढ़ाई करा। पढ़ाई के दौरान भी कई बार टेस्ट पेपर में ऐसा नहीं कि शुरुआत से इसकी बहुत अच्छी रैंक आने लगी थी। मेहनती बहुत थी, डिवोटेड बहुत थी, डेडिकेटेड बहुत थी। पता एक आध पेपर में अगर मार्क्स कम आ जाते थे लॉकडाउन के दौरान भी, तो ये मतलब ऐसा लगता था कि क्या हो गया। फिर आने के बाद भी पर्सनल काउंसलिंग मैंने कई बार इसके लिया, क्योंकि बहुत जल्दी मार्क्स में फ्लक्चुएशन हुआ तो उसको घबराहट हो जाती थी कि मेरे इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं। और 300-350 पेपर में इसने अपनी रैंक मेंटेन करी, फर्स्ट रैंक रही। साथ में इसके साथ के जितने बच्चे थे सारे मेहनती थे, ऐसा नहीं। इनकी पूरी बैच ही बहुत अलग मेहनत करने वाली बैच थी। बाद में इनकी बैच के लिए मैंने RT फेज 7 डिज़ाइन करा था, जिसमें अलग लेवल के क्वेश्चन थे। RT के बाद फेज 10 जो इनका फाइनल पेपर था, फेज 10 ही पूरा प्रिंट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अपनी अकेडमी के FT से पेपर बनाया। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैसे ये लोग टॉप 10 में अगर 9 आ पाए तो क्यों आ पाए। टॉप 20 में 18 थे, और यही सारा मटेरियल जो इनके सीनियर, सुपर सीनियर, हाइपर को दिया गया, वही मटेरियल तुम्हें मिलने वाला, अलग से थोड़ी मिलेगा। मटेरियल तुम्हें मिलने वाला, बल्कि तुम्हारा मटेरियल एड ऑन करा है। वही सारा मटेरियल तुम्हारे सीनियर को मिला, वही सारे मटेरियल। कोई कुछ भी बोले कि पेपर आसान था, फलाना था, ये था, वो था। पेपर 2023 का आया, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर 2221 से तुलना 22 और 20 से तुलना किया जाए तो पेपर उसकी तुलना में काफ़ी टफ था। अगर आसान पेपर था तो क्यों नहीं कोई कर लिया अच्छा बेहतर। अगर पेपर आसान था तो बाहर का कोई व्यक्ति कर लेता, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती है। फर्स्ट रैंक अपनी अकेडमी से क्यों आई, सेकंड रैंक आ जाती है, अपनी अकेडमी से क्यों आई। और फर्स्ट रैंक भी कितनी आई, 783 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कुछ जैसवाल की है। सेकंड रैंक वाला जो लड़का है निमेश, उसके 658 मार्क्स है, मतलब 125 नंबर का अंतर है फर्स्ट और सेकंड रैंक में, 783 और 658। अब 125 नंबर में पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बच्चा नहीं है। तो अगर पेपर आसान होता तो 658 नंबर से कुछ ज़्यादा लेके आ जाता। 783 और 658 में ये 125 नंबर का गैप है। तो 125 नंबर के गैप में हिंदुस्तान का कोई लड़का नहीं है। तो पेपर अगर टफ नहीं होता, मॉडरेट ही होता, तो फिर बाहर का कोई व्यक्ति कर लेता। क्यों नहीं कर पाया बाहर का कोई व्यक्ति, क्यों ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। और 1-2 साल से फर्स्ट रैंक नहीं आ रही है। अपने यहाँ 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, 11 टाइम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है अपने एकेडमी में। तो 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का कारण वही मैं समझा रहा हूँ कि 11 टाइम जो कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस होता ना सिर्फ 11 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, बल्कि आधों को पता नहीं होगा। NIT जब 2005 से स्टार्ट हुआ टिल डेट तक लगातार 17 साल से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन भी अपने अकेडमी से है। ये जो रिकॉर्ड है अपने अकेडमी का, तो ये मैं समझा रहा हूँ कि लगातार जो 11 टाइम फर्स्ट रैंक है ना, लगातार कंसिस्टेंट, उसके पीछे ये नहीं थे कि बच्चे इंटेलिजेंट थे। मैं बार बार समझा रहा हूँ
जैसे अभी ये अपनी ये पूरी हिस्ट्री बताएगी, रिश्ता तो तुम्हें खुद समझ में आएगा, लगेगा कैसे इसकी जीवन यात्रा रही, किस ढंग से तैयारी करी, ये सब समझाए। वंदे मातरम। मेरी जो ऑल इंडिया सेकंड रैंक है और बाकी एग्ज़ाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक और अभी जो प्लेसमेंट हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर के आशीर्वाद की वजह से, माँ भगवती शारदे के आशीर्वाद की वजह से और एकेडमी पे विश्वास रखने की वजह से ही आई है। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर मतलब मैं 11-12 से स्टार्ट किया था। तब मेरा एम था कि मैं आईआईटी या एनआईटी से बीटेक करूंगी। तो मैंने जेई की तैयारी करना चालू करा और जेई मैंने जब दी तो मेरी रैंक थी 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा रैंक थी। तो इतनी रैंक पे मुझे कोई कॉलेज मिल ही नहीं सकता था और मिलता तो भी बहुत बेकारी कॉलेज मिलता। फिर मुझे कहीं से पता चला कि एनआईटी से एमसीए भी होता है, मतलब पीजी डिग्री हो जाएगी। फिर मुझे आसपास से पता चला कि सिर्फ एक ही कोचिंग पता है सबको, जेए में, और यहाँ पर आओ मतलब पक्का है कि सक्सेस तो मिलना ही है अगर जेए में ज्वाइन कर ली तो उस विश्वास के साथ मैंने यहाँ पर सर की काउंसलिंग ली, फिर एकेडमी ज्वाइन करी। फिर भी मुझे मतलब ऐसा था कि तब फेलियर था कि 12th के बाद जेई नहीं कर पाई, लेकिन फिर यहाँ आई तो यहाँ पर ये था कि मेहनत तो करी लेकिन एक सर का आशीर्वाद, एकेडमी का विश्वास और ये सब चीज़ें थी। एकेडमी पर विश्वास था कि यहाँ पर से तो रैंक आएगी सी और सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर तैयारी चालू करी मैंने स्टार्टिंग में। तो जैसे स्टार्टिंग में डीटी वगैरह पे फोकस करा, डेली टेस्ट, और जो स्टार्टिंग में ये होता है कि सर ने पूरा बेसिक से एडवांस सिखा और सभी को सेम लेवल का पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन जो अभी आप लोगों का फेस है जैसे नवंबर, तो अभी पूरी कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अभी जो मेन फोकस रहता है वो रहेगा रिवीजन पे, क्योंकि कंसेप्ट तो सबके इक्वली क्लियर हो गए। अब जो रैंक फ्लक्चुएट होगी वो इस बेसिस पे होगी कि किसने कितना रिवाइज करा है, किसने कितने अच्छे से रिविजन करा है, किसने कितने अच्छे से एनालाइज करा है अपने टेस्ट को। तो जैसे बहुत बार हमारे साथ होता था कि कुछ लोगों ने मान लो मार्च में सर्कल पढ़ा और 6 महीने बाद सर्कल को दूर है, तो हो सकता है तब डब्ल्यूटी में फर्स्ट रैंक हो सर्कल में, लेकिन अगर आप 6 महीने बाद सर्कल के वापस सेम क्वेश्चंस करने जाओ तो किसी से भी नहीं बनेंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंसेप्ट तब पढ़े हैं वो अभी तक कंटिन्यू रखे, उसको रिवाइज करते रहे प्रॉपरली। तो इसलिए सर ने हमारे लिए आरटी डिज़ाइन करी। हमारे टाइम सर ने फेज 7 डिज़ाइन करा था आरटी का, तो उसके थ्रू सर ने हमको पूरा रिवाइज़ कराया। साथ ही साथ जैसे जो भी कैप्सूल टेस्ट हुआ, आरटी हुए, उसके बाद ऐसा नहीं कि बस पेपर मिल गया, खुद के मार्क्स कैलकुलेट कर लिए, रैंक देख ली कि इतनी इतनी रैंक आएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रैंक भी आ गई तो ऐसा नहीं कि बस सेटिस्फाई हो जाए कि फर्स्ट रैंक आ गई, थर्ड रैंक आ गई, इतनी रैंक आ गई। जो मार्क्स है, हो सकता है कि फर्स्ट रैंक अभी तुम्हारे मार्क्स से जितने भी है उससे डबल मार्क्स होंगे लास्ट ईयर, तो मार्क्स से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना है। पेपर को पूरा प्रॉपर एनालाइज करो। तो जो आपके टेस्ट होते हैं उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जैसे जो एफटी, अब आप लोगों के एफटी स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है एग्ज़ाम टेम्परामेंट, आपका जो प्रेशर वहाँ पे आप कितना हैंडल कर पाओगे। क्योंकि मेरे साथ ही होता था, जैसे मैं बहुत बार मेरी फर्स्ट रैंक आई है, सीटी आरटी सब में ही फर्स्ट आती थी, लेकिन मैंने जब एफटी स्टार्ट करा तो जो सर प्रीवियस ईयर के पेपर कराते थे, मेरी रैंक उसमें सब में फर्स्ट आ रही, लेकिन प्रीवियस ईयर का पेपर जैसे होता मेरी रैंक नीचे गिर जाती, 20-30 के भी बाद जाती। तो इसका मेन जो कॉज था, फिर सर ने मेरी पर्सनल काउंसलिंग ली, सर ने मोटिवेशनल लेक्चर लिया, मुझे समझाया कि दिक्कत ये आ रही है, क्योंकि मैंने माइंड में बना लिया था कि प्रीवियस ईयर पेपर है, मैं टेंशन ले लेती थी कि मुझे अच्छी रैंक लानी है, उस वजह से फर्स्ट रैंक की वजह से सेकंड रैंक मतलब फर्स्ट से डायरेक्ट डाउन होकर 20-30 तक पहुंच जाती थी। तो एग्ज़ाम टेम्परामेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ने 500-600 एफटी कराई हमारी, उस वजह से हमें मतलब हम एग्ज़ाम देने गए तो लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, बस ऐसा लगा नॉर्मल एफटी है, और जो एफटी में रैंक लिस्ट आती है बस वैसी ही रैंक लिस्ट निमसेट में पूरी छप गई एज इट इज़। तो अभी जैसे नवंबर चल रहा है और आप लोगों की एग्ज़ाम मई के अप्रॉक्स होगी, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले तो अभी ये है कि जो रिवीजन और कैप्सूल है, जैसा जब हमने पहले करा, पूरा डीटी रिवाइज़ करो, सारी बुक्स रिवाइज़ कर लो और ये सब चीज़ें, और आरटी और सीटी पर फोकस करो। उसके बाद आएगा एफटी। एफटी में भी अपने मार्क्स को जितना बढ़ा सकते हो, अपने प्रॉपर पेपर को एनालाइज करो। साथ ही साथ अब ये सब चीज़ें ठीक है, जितना कंसेप्ट पढ़ लिया, अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर के मोटिवेशन लेक्चर पर कितना कोई ध्यान दे पा रहा है, कितना मक्कारी कर रहा है। इस टाइम हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगे कि यार ये मेरे से ज़्यादा पढ़ा है, ये पहले बहुत फर्स्ट रैंक लाता था, या पहले 11-12 में बहुत पढ़ चुका है, या तो जो लेट ज्वाइन जिन्होंने करा है उनको लग सकता है कि पहले वाले बच्चे बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो ऐसा नहीं है।
जो है मेहनत और मक्कारी का है। वो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि अब छोड़ देते, अब नहीं हो पाएगा, हम बहुत मतलब डर जाते हैं, तो छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप लोगों को बस ये बेंच से चिपक के रहना है और जब तक एग्ज़ाम होगी सब कुछ बेहतर और अच्छा ही होगा। जेएमए में आए हो तो रिज़ल्ट तो पक्का है कि जो मिसिंग रहता है वो रहता है कि मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन के लिए जो सर के मोटिवेशन लेक्चर रहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो, उसको ध्यान से सुनो और उसको अप्लाई भी करो। सर जैसा जैसा टाइम टेबल बताते हैं, जो बताया कि 2 घंटे कोऑर्डिनेट पढ़ना है तो वैसा कि वैसा पूरा पढ़ो, वहाँ पे मक्कारी नहीं। हमारे बैचमेट्स में भी सर ने सबको सेम बताया, ऐसा नहीं कि इस बच्चे को ज़्यादा इस बच्चे को ज़्यादा, लेकिन सब ने जिसने मक्कारी करी वो नहीं कर पाया और जिसने ईमानदारी से कर लिया उस शेड्यूल को फॉलो तो वह कर पाया। इसलिए जो सर ने टाइम टेबल बताया वैसा करो। और सर ने एंड में डायरी के पॉइंट्स बताते सर, तो जैसे जैसे डायरी के पॉइंट्स बताए कि ये क्वेश्चन कैसा, ये कैसा। सर जो एफटी के रहता है तो कई बार हो सकता है इजी पेपर आ जाए, कई बार मॉडरेट पेपर आए, कई बार टफ आ जाए पेपर। तो सर ने हमारे लिए फेज़ 10 का एफटी डिज़ाइन करा था। उस टाइम सर ने जितने पेपर करे थे सर ने स्टार्टिंग में ईजी रखे, फिर हमारे मार्क्स क्या मतलब हमारे मार्क्स हम लोग टॉप करते थे, 800+ मार्क्स आते थे सबके। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए तो सर ने मॉडरेट लेवल का पेपर डिज़ाइन करा, उसमें हमारे 800 से डायरेक्ट 500 तक मार्क्स चले गए थे। फिर सर ने पूरा मतलब ये प्रिडिक्ट ही कर लिया था कि 2021 का पेपर कैसा आएगा और वैसा कि वैसे ही पूरा पेपर आ गया था जैसा सर ने बोला था हमको। सेम क्वेश्चंस आए और ऐसा क्वेश्चंस देख के मतलब ऐसा हमको सॉल्व भी नहीं करना पड़े। क्वेश्चंस ऐसा लगा 2 दिन पहले ही हमने एफटी में करे थे, 2 दिन पहले ही आरटी और इसमें करे थे। उसके साथ ही सर ने हमें स्पेशल क्लास शीट कराई थी। स्पेशल क्लास शीट में भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर्स थे। मतलब हमारे साथ बिट्स का जो पेपर हुआ था वो तो ऐसा हुआ था कि लास्ट डे हमारे टाइम ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, तो लास्ट डे जो रात को पेपर कर रहा था वैसा कि वैसे ही पूरा पेपर छप गया था। मतलब मान लो 30-40 क्वेश्चन पूरे सेम थे और जिसने वो पेपर एनालाइज नहीं करा वो नहीं कर पाया। जैसे मैंने ही पूरा प्रॉपर मैंने एनालाइज करने में मक्कारी कर दी थी तो मेरे बिट्स में बेकार मार्क्स आए थे, और जिसने अच्छे से कर लिया था बिट्स का पेपर उसके अच्छे आए थे। तो एक प्रॉपर एनालाइज करना। साथ ही साथ में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरा पर्सनल था कि मेरी रैंक आ गई थी, उसके बाद फिर मैं जब कॉलेज गई फिर कॉलेज में भी एक डर बैठा हुआ था कि सब इतने अच्छे हैं, मैं कैसे क्या कर पाऊँगी। फिर 3 साल का एमसीए का कोर्स होता है तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप लगना चालू हो जाती है। तो मेरे फ्रेंड्स की अमेज़ॉन में इंटर्न लगी, जैसे फर्स्ट रैंक और ये रैंक्स थे, तो उन लोगों को देख के मुझे ऐसा लगता था क्या प्लेसमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं फिर सर से मिलने आई मैं, फिर सर ने मुझे विश्वास दिलाया कि हो तो जाएगा, बहुत अच्छा ही होगा और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने भी यही रियलाइज़ करा कि श्रीनाथ जी का आशीर्वाद था और सब कुछ अच्छा और बेहतर ही हुआ। वंदे मातरम। के बैच के टाइम बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे फेज 10 जब इनकी बैच के टाइम डिज़ाइन किया था वही फेज 10 ऐसा लग रहा था कि एग्जाम इनका पूरा फेज 10 प्रिंट हो गया। 2-4 क्वेश्चन हार्डली इन्होंने सॉल्व करने के लिए करा होगा, बाकी मेमोरी बेस सारा मतलब उंगलियों में सारे मन में क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए, सारे शॉर्टकट ट्रिक से पूरा पेपर कर लिया। तो वही मैं समझा रहा हूँ। अभी तो तुम्हारा फेज 13 होने वाला है, इनके टाइम फेज 10 डिज़ाइन करा था, फिर उसके बाद फेज 11 डिज़ाइन करा, फेज 12 तुम्हारे सीनियर जो अभी गए हैं जिनको 400 वाली सीरीज़ थी 424 पेपर करके गए अभी 2023 में, उसके कारण ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई, उसके कारण ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई। इतने 400 बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं निम्स 2023 में, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन यहाँ का मटेरियल का है, लेकिन पूरे एक भी क्वेश्चन स्पेशल क्लास सीट से बाहर का नहीं था। 4 मॉड्यूल मैंने बनाया था। रिजल्ट आने के बाद ये टॉप 10 टॉप 20 वाले लड़कों को मैंने 7-8 दिन यहाँ पे सिर्फ इस बात के लिए रोक के रखा था कि तुम लोग इस मटेरियल्स को जो एनआईटी का फाइनल पेपर है 2023 का रखो और अपनी एकेडमी का जो स्पेशल क्लास सीट है फाइनल पेपर है इसको इससे पूरा मटेरियल फिल्टर करो कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे अपने यहाँ के मटेरियल से आया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जूनियर के लिए एक नया मटेरियल एड ऑन कर पाऊँ। अगर मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के पैटर्न अपने यहाँ के एफटी से या स्पेशल क्लास सीट से अलग है या डिफरेंट है। तो 196 नंबर का पेपर हुआ नहीं है, होगा। फेज़ 5 मैंने 2015 का पेपर है, तो 2015 का टाइम डिज़ाइन करा था फेज़ 5, अभी तुम्हारा हुआ नहीं है। जब तुम्हारा एफटी होगा तो 196 नंबर पेपर है। ये पेपर का नंबर मैं पहली बार बता रहा हूँ क्या? ऐसा नहीं कि मैं प्लान कर, ये पेपर का नंबर मैंने उस दिन बता दिया था जब जिस दिन रिजल्ट आया था, और तेरे सारे सीनियर को रटा हुआ है। तो उस पेपर एक अकेले पेपर से 15 क्वेश्चन प्रिंट हो गया था, पेज नंबर भी चेंज नहीं था, इधर से आधे क्वेश्चन इधर से आधे क्वेश्चन, और पूरे मैक्सिमम फाइनल पेपर से हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन फाइनल पेपर से था। स्पेशल क्लास सीट जो डिज़ाइन किया था इस बार नया फेज़ 22 4 मॉड्यूल में था, वो मॉड्यूल तुम्हें भी मिलेगा। ABCD नाम दिया था, एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर के नहीं थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन वही थे। और अगर किसी के दिमाग में भ्रम हो बार बार
फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये रसीदा के टाइम में भी 2020 में पेपर आसान था, इसका 21 का टाइम था। इनके टाइम भी इधर उधर का कोई रूमर उड़ा रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है पेपर आसान आएगा या आएगा, इनका पेपर मॉडरेट लेवल का था और इन लोगों ने टफ तैयारी की है। क्या बोला कि बाद वाले पेपर में इनके 500 600 नंबर आने लगे थे, पेपर टाइट कर दिया था, फिर ज़्यादा ही नंबर गिरने लगे, तो फिर पेपर मैंने थोड़ा सा लूज़ करा ताकि फिर 700 800 नंबर देखने की आदत इनको हो जाए। और फाइनली वही हुआ, मॉडरेट पेपर आया, ये हुआ। 2023 का पेपर मॉडरेट से ऊपर था, टफ था। अगर आसान होता, कोई इधर उड़ाए कोई इधर उड़ाए, कोई कुछ भी ज्ञान बांटे। अब जब सिलेक्शन नहीं होता लोगों के यहाँ से तो यही जानकारी बांटने लगते कि पेपर आसान था तो आसान पेपर कर लेते। जब आसान पेपर में कुछ नहीं कर पाए तो टफ पेपर आएगा तो क्या कर लोगे। तो आसान पेपर है तो कर लेना चाहिए था, फिर फर्स्ट रैंक आ जाना ही थी, पेपर आसान था। चलो फर्स्ट रैंक नहीं आती, सेकंड रैंक आ जाती। फर्स्ट और सेकंड रैंक में 125 नंबर का अंतर है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर टफ ही आएगा और नहीं भी आया, चलो आसान भी आया, तो हम ये दिमाग में बिठा लें कि अगर कोई 100 किलो वजन उठाने की क्षमता रख लेता है, पैदा कर लेता है, तो उसको तो 10 किलो के लिए टेंशन करना ही नहीं है कि मैं 100 किलो उठा लूँगा तो 10 किलो उठा लूँगा। और सारे लेवल के पेपर अभी होंगे, इजी भी, मॉडरेट भी, टफ भी। इतने फेस जो 13 तुम्हारा है उसमें मैंने एक फेस के अंदर कई सारे फेस डाल दिए हैं, उसमें इजी भी है, मॉडरेट भी है, टफ भी। यही किया था मैंने अभी जो फेस 12 बनाया था, उसमें इजी मॉडरेट टफ तीनों को कॉम्बिनेशन बना दिया था, क्योंकि जमशेदपुर कैसा ही पेपर बना सकता था। अब तुम्हारा जो एनआईटी होने वाला है वो अनप्रेडिक्टेबल है, या तो एनआईटी त्रिची एग्जाम कराएगा, या तो एनआईटी एमएनआर कराएगा, या तो कुरुक्षेत्र कराएगा। तीनों एनआईटी में से कोई भी एक एनआईटी कराएगा, कुरुक्षेत्र, एमएनआर या त्रिची। पेपर इजी भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ, टफ भी आ सकता है। तो सारे लेवल की तैयारी होंगी। बट ये बार बार समझा रहा हूँ कि मटेरियल के बाहर से अपने एकेडमी के स्टडी मटेरियल, जो खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो तुम्हारा रिवीजन टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है, और उन सभी के ऊपर जो है सबका निचोड़ स्पेशल का सीट है। रिवीजन पेपर अभी फेज़ 8 पिछले साल के सीनियर का डिज़ाइन किया था, तुम्हारे सीनियर का फेज़ 9 में इस साल डिज़ाइन कर रहा हूँ। इनके टाइम हुआ था फेज़ 7। तो ये जो रिवीजन टेस्ट फेज़ 7 का मतलब क्या है, 7 फेज़ में मतलब 7 टाइम्स रिवीजन होने वाला है। 8 फेज़ मतलब 8 टाइम्स रिवीजन होने वाला है। फाइनल पेपर जो तुम्हारा फेज़ 13 है, उसमें तो पेपर में गिन ही नहीं रहा हूँ कि फेज़ 13 जो फाइनल फेज़ 13 में बहुत सारे लेवल होंगे। इनका यूज़ कौन कर पाएगा, इनका यूज़ वही लड़का कर पाएगा जिसने यहाँ का पूरी ईमानदारी से डे बाय डे, जितना मैं अपडेट करते जा रहा हूँ, करते जाए। सवाल उठता है कि मैं बार बार समझा रहा हूँ कि ये जो कंसिस्टेंसी है, जब लगातार रिजल्ट आते हैं ना, वो कंसिस्टेंसी जब रहती है ना, तो उसको रियल रिजल्ट बोलते हैं। आज 11 साल से अपने यहाँ के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, 17 साल से हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन है। तो ये ध्यान रखना, ये कंसिस्टेंसी बनी है, ये ट्रेडिशन बन गया अपनी एकेडमी का। उसका रीज़न था उन बच्चों का डिवोशन, डेडिकेशन, जो यहाँ से ईमानदारी से उसी मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि इन बातों को ध्यान रखना कि जितना फाइनल पेपर है, खासकर रिविजन पेपर है, उसमें जिस लेवल के क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन है, उसके बाद लेवल ही बंद हो जाता है बनना। मतलब तुम्हें एनआईटी के जब रियल एग्जाम बैठोगे तो ऐसा लगेगा अपनी यहाँ के जेमे की कोई एफटी हो रही है। स्पेशल क्लास सीट के बाहर पेपर बनेगा ही नहीं, एनआईटी का बनता ही नहीं है। सारे तुम्हारे ईयरली पेपर होंगे। 2008 से लेके सारे ईयरली पेपर होंगे। 2008 से पेपर मिलना चालू हुआ निमसट का, 2008 से लेके 2023 तक होंगे। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन तुम्हें स्पेशल क्लास सीट से बाहर नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें लगेंगे कि स्पेशल क्लास सीट से ही पेपर बन रहा है या फाइनल टेस्ट पेपर से बन रहा है। तो वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार। तुम्हारा इतने सारों से जो रैंक आ रही, रिजल्ट आ रही है, ज़रा सोच के देखो कि कहीं अगर एनआईटी में वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती तो वो मार्क्स किसी और के आ जाते हैं। जब यहाँ पे पेपर जैसा 2023 का आया था, फिर ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट कहीं और से आ जाती, सेकंड रैंक और से आ जाती। कोई 1-2 साल से फर्स्ट रैंक थोड़ी आई, 11 साल हो गए। 11 साल लगातार कहीं से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रही, इस नंबर ऑफ सिलेक्शन आ रहे हैं। अभी 2023 के एग्जाम का रिजल्ट बता रहा क्या रियल कॉम्पिटिशन है। 2023 का एग्जाम का रिजल्ट बता रहा है कॉम्पिटिशन है ही नहीं। ताजुब हो रहा है मेरे को। अभी इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट और सेकंड रैंक के बीच में 125 नंबर का अंतर है। 125 नंबर में तो सेकंड रैंक वाले की जो 658 मार्क्स है निमेश की, ऑल ओवर इंडिया में कोई है ही नहीं। 600 नंबर, 600 फिर 658 रैंक है इसकी निमेश की, और 783 कुछ जायसवाल की फर्स्ट रैंक पे है। मतलब कोई ऑल ओवर इंडिया में कोई बच्चे की थर्ड रैंक होगी तो 658 से भी कम मार्क्स है। तो मतलब 600 नंबर तो मैथ्स के होते हैं, तो क्या कॉम्पिटिशन रहा है। तो फिर आदमी अगर कोई बोले कि पेपर आसान था, ये तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, पेपर आसान था तो क्यों नहीं कर लिया। सीयूटी का जब रिजल्ट आया था, सीयूटी के रिजल्ट के टाइम अभी तक ऑल ओवर इंडिया में देख ले किसी जगह भी अदर्स कोचिंग में सीयूटी के रिजल्ट में 4 फोटो भी डिस्प्ले करते हुए नहीं दिख रहे हैं तुम्हें। 200 नंबर पे डीओ जेनू मिल जाता है, 200 के ऊपर अपने यहाँ के 94 बच्चे थे, 434 बच्चे, मेजोरिटी बच्चे जो डीयू और जेनू बीएचयू के अपने एकेडमी के मेजोरिटी बच्चे पैक्ड है। एनआईटी में जो 112 जो सिलेक्शन है, उसका कारण भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल में जितनी चीज़ें मैंने, जितने वैरायटी, जितने पैटर्न मैंने डाल दिए हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही, तुम्हारी रेशियो अटेंडेंस में 100 क्वेश्चन अगर हो रहे हैं, 200 क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर 200 क्वेश्चन कराया तो 199 क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट बताया, 100 क्वेश्चन कराया तो 99 क्वेश्चन शॉर्टकट से हो रहे हैं। अब वो शॉर्टकट वो वाले नहीं कि जो छुटवाइए बुक्स मार्केट मिलती है जिसमें वो शॉर्टकट उसी क्वेश्चन में लग रहा होगा, कहीं नहीं लग रहा है, तो वो उसी किताब सस्ती मस्ती किताब खरीद के कोई इधर उधर ऑनलाइन बता रहे हैं। ये शॉर्टकट ही यूनिवर्सल की आईटी एडवांस के सारे क्वेश्चन हैं, उड़ रहे हैं।
अब यही सारे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो कैसे कोई कर पाएगा। अपने यहाँ के जो 783 मार्क्स गया कुछ सवाल का, या इतने हाईएस्ट स्कोर जाते हैं जिस स्कोर को कोई क्रॉस नहीं कर पाया, 125 नंबर के बाद भी अपने यहाँ सेकंड रैंक है, उसका कारण इतने अटैम्प्ट किसी के जा ही नहीं सकते, और बिना शॉर्टकट के, बिना ट्रिक्स के, बिना उस लेवल ऑफ पेपर को अचीव नहीं किया जा सकता।